साल 1991, वह साल जब दुनिया को लगा कि भारत और पाकिस्तान सिर्फ सरहदों पर लड़ते हैं। लेकिन एक लड़ाई ऐसी भी थी जो न कभी अखबारों के पहले पन्ने पर छपी, न कभी टीवी पर दिखी, और जिसका बजट था सिर्फ और सिर्फ 0। हाँ, आपने सही सुना, एक पूरा ऑपरेशन, एक पूरी जंग, बिना 1 रुपया खर्च किए, बिना एक गोली दागे, बिना एक सैनिक भेजे, और ये जंग लड़ी गई बांग्लादेश की गलियों में। 4, जहां पाकिस्तान की ISI, जमाते इस्लामी और ट्रेंड आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा हमला प्लान कर रहे थे, लेकिन रॉ ने उनके हथियार छीन लिए, उनके पैसे जला दिए और उनका पूरा नेटवर्क बिना एक गोली चलाए तहस नहस कर दिया। ये है कहानी द जीरो कॉस्ट स्ट्राइक की। साल था 1991। बांग्लादेश में तभी चुनाव हुए थे। बेगम खालिदा जिया की पार्टी BNP सत्ता में आई थी, लेकिन जैसे ही BNP आगे बढ़ी, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की नींद उड़ गई, क्योंकि इस नई सरकार के साथ जमाते इस्लामी नाम की एक ताकत सर उठाकर खड़ी हो गई थी। ये वही जमात थी जो 1971 में मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ी थी, जिसने बांग्लादेश की धरती को खून से रंग दिया था, जिसने हिंदुस्तान समर्थक बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया था। और अब यही जमात ISI के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद का बिगुल बजा रही थी। रॉ के तत्कालीन चीफ AS दुलत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कैसे रोका जाए एक ऐसी साजिश को जिसमें दुश्मन के पास पैसा था, हथियार थे और पूरा बांग्लादेशी इलाका था। जवाब आया एक ऐसे शख्स से जिसे दुनिया भूल चुकी थी, एक ऐसा आदमी जो पिछले 14 सालों से किसी का ध्यान नहीं खींच रहा था, लेकिन जो रॉ का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। उस शख्स का नाम था एजेंट सागर, कोड नाम। असली नाम वो आज भी सीक्रेट है। यहाँ तक कि रॉ के अंदर भी सिर्फ 4 लोगों को उसकी असली पहचान पता थी, लेकिन इतना जरूर जाना जाता है कि सागर रॉ का वो सबसे अनमोल हीरा था जो पिछले 14 सालों से बांग्लादेश की धूल में छुपा हुआ था। वो एक आम बिजनेसमैन की तरह ढाका की भीड़ में रहता था। उसकी शादी वहीं हुई थी, उसके बच्चे वहीं पैदा हुए थे। उसकी पत्नी तक को नहीं पता था कि उसके पति की रात को 2 बजे कॉल क्यों आती है। उसके पड़ोसियों को नहीं पता था कि यह सीधा साधा आदमी असल में भारत की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी का डीप कवर एजेंट था। सागर का काम था बांग्लादेश में होने वाली हर उस हरकत पर नजर रखना जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो। और 1991 में जब जमात इस्लामी और ISI के बीच मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ, तो सागर की नींद पूरी तरह हराम हो गई। जब मुंबई और दिल्ली में रॉ के ऑफिसर सोच रहे थे कि ISI के इस नए खतरे को कैसे निपटाया जाए, तब सागर ने एक मैसेज भेजा। एक साधारण सी चिट्ठी, हाथ से लिखी, किसी दुकानदार के जरिए भेजी गई। लेकिन उस चिट्ठी में लिखा था, सर मुझे 1 हफ्ता दीजिए, मैं आपको उनकी पूरी फंडिंग चेन दे दूंगा, हर एक नाम, हर एक अकाउंट, हर एक ट्रांजैक्शन। रॉ चीफ दुलत ने चिट्ठी पढ़ी, उन्होंने उसे दोबारा पढ़ा, फिर वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और अपने डिप्टी से बोले, ये आदमी दीवाना है, 14 साल की कवर ब्लो हो सकती है। डिप्टी ने कहा, सर लेकिन अगर ये कर दिखाता है। दुलत ने 1 मिनट सोचा, फिर बोले, करो, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हें जानने से इनकार कर देंगे, ये रूल नंबर 1 है। सागर का मैसेज वापस आया, समझ गया सर, जय हिंद। अब कहानी घूमती है ढाका के उस छोटे से कमरे में जहाँ हर शाम ISI के लिए काम करने वाले एक बांग्लादेशी फाइनेंसर बैठते थे। उसका नाम था अब्दुल मन्नान। पब्लिक में वह एक चैरिटी ट्रस्ट चलाता था, गरीब बच्चों को किताबें बांटता था, मस्जिदों में चंदा डलवाता था। लेकिन रात होते ही वही आदमी उन हाथों से आतंकियों के लिए ट्रकों में हथियार भरवाता था, और इन हथियारों का एक ही टारगेट था, पूर्वोत्तर भारत, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, वो सारी जगहें जहां पाकिस्तान खून की नदी बहाना चाहता था। सागर को यह सब पता था, लेकिन पता होना और सबूत होना 2 अलग चीजें थी। उसे चाहिए था कोई ऐसा दस्तावेज जो मन्नान को ISI से जोड़े, कोई कागज, कोई फोन रिकॉर्डिंग, कोई बैंक स्टेटमेंट, और उसे यह सब चाहिए था बिना मन्नान को शक हुए। तब सागर ने एक ऐसा रिस्क उठाया जिसके बारे में सोचना भी रॉ ऑफिसरों को पसंद नहीं था। उसने मन्नान के ऑफिस के अंदर एक सफाई कर्मचारी से दोस्ती कर ली। वह सफाई कर्मचारी गरीब था, उसके बच्चे भूखे थे। सागर ने उसे एक ऑफर दिया, हर महीने तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, बदले में सिर्फ इतना कि जब मन्नान साहब अपनी अलमारी खोले तो तुम मुझे बता देना। सफाई कर्मचारी ने हाँ कह दी। उसे पता नहीं था कि वह किस खेल में उतर रहा है। उसे पता नहीं था कि वह जिस आदमी के खिलाफ जासूसी कर रहा है वह ISI का खास आदमी। 3 हफ्ते लगातार इंतजार के बाद एक रात सफाई कर्मचारी ने सागर को फोन किया, बस एक लाइन बोला, आज रात अलमारी खुली है। सागर के पास बस 2 घंटे थे। उसने अपनी स्कूटर निकाली, ढाका की उन गलियों से गुजरा जहां रात को कर्फ्यू जैसा सन्नाटा होता था। वह मन्नान के ऑफिस के पीछे वाली गली में रुका। सफाई कर्मचारी ने पिछला दरवाजा खोल दिया था। सागर अंदर घुसा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कैमरा निकाला। ये 90 के दशक का वो कैमरा था
जिसमें फिल्म लगती थी। एक फिल्म में सिर्फ 36 तस्वीरें आती थीं। सागर को पता था कि उसके पास सिर्फ 36 मौके हैं। उसने अलमारी खोली और वहां क्या देखता है? फाइलों के ढेर, बैंक स्टेटमेंट, चिट्ठियां, ISI के लेटर हेड पर लिखे दस्तावेज, हर कागज पर मोहर लगी थी, टॉप सीक्रेट। सागर का हाथ कांप रहा था। उसने एक एक करके सारे दस्तावेजों की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, हथियारों की सप्लाई की तारीखें, वो ट्रक नंबर जिनसे हथियार सरहद पार भेजे जाते थे। 35 तस्वीरें लेने के बाद उसकी फिल्म खत्म होने वाली थी। आखिरी तस्वीर में उसने क्या कैद किया? वह नक्शा जिस पर हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर राज्यों में हमले के टारगेट लाल निशान से चिन्हित थे। सागर ने अलमारी बंद की, पिछले दरवाजे से बाहर निकला, स्कूटर स्टार्ट की और ठीक उसी वक्त उसने पीछे हेडलाइट्स देखी। 2 कारें उसे पीछा कर रही थीं। यह वह मोड़ था जहां सागर की सांसें थम गईं। वह समझ गया, मन्नान को शक हो गया है या फिर सफाई कर्मचारी ने उसे बेच दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी जेब में वह कैमरा था जिसमें 35 तस्वीरें थीं। भारत के लिए सोने से भी कीमती थी वो फिल्म। सागर ने स्कूटर को पूरी रफ्तार दे दी। ढाका की उन गलियों में जहां दीवारें इतनी पास थीं कि 2 लोग साथ नहीं चल सकते थे। पीछे वाली कारें उसे कोस रही थीं। वह बाएं मुड़ा, दाईं मुड़ा। एक मोहल्ले में घुसा जहां सिलाई की दुकानें थीं। वहां उसने स्कूटर छोड़ दी। एक गली में पैदल घुसा, अपनी सांस रोककर एक दीवार के पीछे खड़ा हो गया। कारें आगे निकल गईं। सागर को पता था कि यह सिर्फ अस्थायी राहत थी, वे वापस आएंगे। उसे अगले कुछ घंटों में देश से बाहर निकलना था, लेकिन सागर के पास पासपोर्ट नहीं था। उसके पास पहचान भी नहीं थी। वह तो रॉ का भूत था। कागजों पर उसका कोई वजूद ही नहीं था। तब उसने अपने रॉ हैंडलर को कोडेड मैसेज भेजा, फल पक गया है, अब कटाई होनी चाहिए। हैंडलर समझ गया। 48 घंटे के अंदर सागर भारत के त्रिपुरा राज्य में एक छोटी सी सरहदी चौकी पर खड़ा था। उसने अपनी जेब से वह कैमरा निकाला और BSF कमांडेंट के हाथों में थमा दिया। फिर वह वहीं फर्श पर बैठ गया। 14 साल बाद वह अपनी धरती पर लौटा था और उसके हाथों में था ISI के सबसे बड़े ऑपरेशन का ताबूत। अब वह तस्वीरें दिल्ली में रॉ मुख्यालय में थी। एनालिस्ट्स की एक टीम ने रातों रात उन दस्तावेजों को पढ़ा। एक एक अक्षर, एक एक अंक जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। ISI ने पूरे बांग्लादेश में हथियारों के 17 गोदाम बना रखे थे। असम और त्रिपुरा में 9 बड़े हमलों की प्लानिंग पूरी थी। तारीख तय थी 15 अगस्त 1991, स्वतंत्रता दिवस। जब पूरा भारत झंडा फहरा रहा होगा तब ये हमले होंगे। मॉल्स, रेलवे स्टेशन, बाजार, स्कूल, कोई टारगेट छोटा नहीं था। रॉ के ऑफिसर जो यह रिपोर्ट पढ़ रहे थे उनके हाथ ठंडे पड़ गए। लेकिन अब सवाल था, क्या करें? अगर भारत सरकार इन दस्तावेजों को लेकर बांग्लादेश सरकार के पास जाती तो वह कहती ये तो रॉ का फर्जी दस्तावेज है, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार थी जो ISI के करीब थी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय में जोरदार विरोध करता, कोई फायदा नहीं होता। तब रॉ चीफ दुलत ने वह किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने कहा, हम इन हथियारों को नहीं छुएंगे, हम इनके मालिकों को लड़ा देंगे। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन का वो चरण जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। रॉ ने उन दस्तावेजों की एक ही कॉपी, बिल्कुल एक ही कॉपी, बांग्लादेश की तत्कालीन विपक्षी पार्टी आवामी लीग के नेताओं को लीक कर दी। वह नेता जो जमाते इस्लामी से नफरत करते थे, जिन्होंने 1971 का खून देखा था। रॉ ने उन्हें बताया, यह हथियार केवल हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, ये तुम्हारे खिलाफ भी है। जमात तुम्हारी ही सरकार गिराने की फिराक में है। बस फिर क्या था? आवामी लीग ने अपने मीडिया हाउस को एक्टिव कर दिया। अगले 48 घंटों में ढाका के हर अखबार के पहले पन्ने पर छपा, ISI का जमात के जरिए बांग्लादेश में हथियारों का जखीरा। जनता सड़कों पर उतर गई। लोग चिल्ला रहे थे, जमात मुर्दाबाद, ISI मुर्दाबाद। मन्नान और उसके साथियों के घरों के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। पुलिस मदद को आती तो भीड़ और भड़क जाती। और फिर वह हुआ जो रॉ ने प्लान किया था। बांग्लादेश सरकार पर दबाव इतना बढ़ गया कि उसे कार्रवाई करनी ही पड़ी। सेना ने उन 17 गोदामों में रेड मारी। टनों हथियार बरामद हुए। मन्नान को गिरफ्तार किया गया। जमात के 5 टॉप लीडर जेल चले गए और ISI का पूरा नेटवर्क, वह नेटवर्क जो बनने में 5 साल लगे थे, मात्र 2 हफ्तों में ध्वस्त हो गया। बिना 1 रुपया खर्च किए, बिना एक गोली चलाए, बिना एक भारतीय सैनिक ने सरहद लांघी। बस कागज के कुछ पन्नों और एक एजेंट की 14 साल की तपस्या ने यह कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अब आता है। वह सफाई कर्मचारी जिसने सागर की मदद की थी, उसे क्या मिला? उसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद रॉ ने उस सफाई कर्मचारी को भारत बुलाने की कोशिश की, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया। उसने रॉ एजेंट से कहा, मैं अपने देश बांग्लादेश में ही मरूंगा, ये मेरी जमीन है और जो मैंने किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं भी 1971 का वो खून नहीं भूला जब मेरे बापू को जमात ने मारा था।
रॉ ने चुपके से उस आदमी के बच्चों के लिए एक ट्रस्ट फंड बना दिया। उसका नाम किसी को पता नहीं, उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब वह मरा तो उसकी जेब से एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, मेरी औलाद को बोलना उनका बाप कोई आम आदमी था, लेकिन उसने एक बार इतिहास बदल दिया था। और एजेंट सागर, वह वापस ढाका नहीं गया। उसकी पत्नी और बच्चे बांग्लादेश में ही रह गए थे। उन्हें कभी पता नहीं चला कि उनका पति और पिता कौन था। सागर ने आजादी के बाद भारत में एक छोटे से शहर में अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। जब वह मरा तो उसके तकिए के नीचे एक पुरानी तस्वीर मिली। वह तस्वीर किसी बांग्लादेशी मस्जिद की थी। उस पर लिखा था, वह दिन कभी मत भूलना जब तुमने एक सफाई कर्मचारी से हाथ मिलाया था। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन के परिणाम की। जो लोग सोचते हैं कि 1991 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच कुछ नहीं हुआ, वो गलत है, बहुत गलत। आईएसआई को इस ऑपरेशन के बाद पूर्वोत्तर भारत में अपना नेटवर्क बनाने में 5 साल और लग गए। वह 5 साल जिसमें हजारों भारतीय जानें बच गईं। वो हमले जो 15 अगस्त 1991 को होने थे, कभी हुए ही नहीं। इसका श्रेय किसी सेनापति को नहीं मिला, किसी नेता को नहीं मिला, बल्कि एक एजेंट को मिला जो कागज पर अस्तित्व में ही नहीं था। और बांग्लादेश, वहां जमात-ए-इस्लामी को इतना बड़ा झटका लगा कि वह अगले दशक तक सत्ता से दूर रही। आवामी लीग मजबूत हुई और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को यह सबक मिला कि भारत के खिलाफ छुपकर लड़ने की कोशिश करोगे तो वही खेल तुम्हारे घर में खेला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी द जीरो कॉस्ट स्ट्राइक की। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें रॉ ने पैसा नहीं लगाया, गोली नहीं चलाई, सैनिक नहीं भेजे, फिर भी आईएसआई की सबसे बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इस कहानी में हीरो कोई बॉलीवुड स्टार नहीं है, कोई नेता नहीं है। हीरो है वह सफाई कर्मचारी जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की। और हीरो है एजेंट सागर, जिसने 14 साल अपनी पहचान मिटाकर गुजार दी। जब वह मरा तो उसके पास न कोई पेंशन थी, न कोई मेडल, बस एक तस्वीर थी और एक जर्जर सा नोटबुक था जिसमें लिखा था, देश के लिए जीना भी एक जंग है और मरना भी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, इसे शेयर कीजिएगा ताकि लोग जानें कि असली हीरो वही होते हैं जिनके नाम अखबारों में नहीं छपते।